नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। देखो, इस चैप्टर का अगर आप इससे पहले वाली जो हमारी सन 2022 में एनसीईआरटी चल रही थी उसमें इस चैप्टर का नाम हुआ करता था मुगल साम्राज्य। बट अभी जो सन 2023 में एनसीईआरटी अपडेट होकर के इसका न्यू सिलेबस आया है, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम हो चुका है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर का जो वीडियो दिया था आपको चैप्टर नंबर 3 का, तो उस चैप्टर का भी नाम चेंज हुआ है। और उस चैप्टर के लास्ट में मैंने जो आपको पीडीएफ दिखाया था वो हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटी का था। फिर बाद में मैंने चेक किया तो इस पीडीएफ को मैंने अपडेट किया पूरी तरह से, और इसमें काफी सारी चीजें हटा भी दी गई। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें न्यू एनसीईआरटी में क्या क्या हटाया गया है। तो अगर आप देखोगे ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मुगल साम्राज्य पहले भी दिया गया था, मुगल कौन थे ये भी दिया गया था, मुगल सैन्य अभियान ये भी दिए गए थे। ठीक है, मुगल सैन्य अभियान के बाद में यहां पर एक टॉपिक आपको मिलता था मुगल सम्राट, जिसमें प्रमुख अभियान और उनकी घटनाएं दी गई थी। जो प्रमुख कीवर्ड हैं वो दे दिए गए थे, जैसे कि अकबर का शासनकाल जो रहा है, ठीक है, 1526 से लेकर के 1530 तक राज किया था। अकबर के बारे में 3 पॉइंट दे दिए गए। फिर हुमायूं ने 1530 से 1540 तक राज किया था। फिर 1555 से 1565 तक राज किया था, उसके बारे में 2-3 पॉइंट दे दिए गए थे। देखो, डिटेल में कुछ किसी के बारे में पढ़ो वो बात अलग रहती है, बट अगर कीवर्ड दे दिए जाए 2-3 कीवर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो डिटेल में होनी चाहिए, तो वो चीज यहां से हटा करके क्लास 12th में शिफ्ट कर दी गई। क्लास 12th में आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। कौन कौन थे मैं आपको बता देता हूं। अकबर के बारे में दिया गया है, जिन्होंने 1556 से लेकर के 1605 तक राज किया है। हुमायूं के बारे में दिया गया, राज्यकाल मैंने आपको बता दिया। फिर जहांगीर के बारे में बताया गया। अकबर के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताया गया था। ठीक है, जहांगीर जिसने 1605 से लेकर के और 1627 तक राज किया, उसके बारे में बताया गया। फिर शाहजहां के बारे में बताया गया, जिसने 1627 से और 1658 तक राज किया है। 58 तक राज किया है। फिर इसके बाद में औरंगजेब के बारे में बताया गया। औरंगजेब ने 1658 से लेकर के और फिर 1707 तक राज किया है। 1707 तक राज किया है। औरंगजेब के बाद में किसी भी राजा के बारे में जानकारी इस चैप्टर में पहले वाले सिलेबस में नहीं दी गई थी। औरंगजेब तक के राजकाल को यहां पर डिटेल में बताया गया। डिटेल में नहीं, कुछ कीवर्ड दिए गए थे इनके बारे में। इन्होंने जो सैनिक अभियान किए, कुछ सैनिक अभियानों के बारे में और कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया गया था, जो कि इंपॉर्टेंट थी, बट उनको शिफ्ट करके क्लास 12th में रख दिया गया। तो क्लास 12th में हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर ये चीजें हटाई गई। मनसबदारी और जागीरदार ये पहले से थी, अभी भी आपको देखने को मिलेगी। जख्त और जमींदार, ठीक है, ये भी पहले से था और अभी भी है जमींदार। ठीक है, इसके बाद में आपको अकबरनामा और आईने अकबरी, ये भी पहले मिलता था, अब भी मिलता है। अकबरनामा और आईने अकबरी के बाद में यहां पर एक और टॉपिक आपको मिलता था, अकबर की नीतियां। ठीक है, जो कि 2 नीतियां यहां पर 2-3 नीतियां यहां पर बताई गई थी, जो कि सारी ऑब्वियसली नहीं है, और थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है उससे कंफ्यूजन भी होता है कि क्या केवल इनकी इतनी ही नीतियां थी। तो यहां पर इस टॉपिक को डिटेल में क्लास 12th में रखा गया है, यहां से रिमूव कर दिया गया है। अकबर की नीतियों के बाद में अकबर की जो धार्मिक नीतियां थी, जिसमें आपने सुना होगा कि अकबर ने 1570 में एक फतेहपुर सीकरी में जब ये गए थे तो उन्होंने वहां पर रोमन के जो कैथोलिक पादरी थे, इसके अलावा जरथुस्त्र थे, उसके अलावा जरथुस्त्र धर्म के अनुयायी थे, उलेमा थे, इसके अलावा ब्राह्मणों, इन सभी के साथ में इबादत खाने में एक मीटिंग की थी, एक चर्चा की थी। उससे धर्म के बारे में इन्होंने काफी सारी जानकारी एकत्र की थी। फिर सुलह ए कुल या फिर कहें कि सर्वत्र शांति का विचार इनके मन में आया था, क्योंकि इनको लगता था, इससे इनको ये पता चला था कि जो धार्मिक लोग होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण हो गए या फिर मौलवी हो गए या फिर पादरी हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने कम्युनिटी के लोगों को भड़काने का काम करते हैं, क्योंकि इनको धर्म के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। और ज्यादा ज्ञान होने की वजह से ये बिल्कुल भी अपनी रेखा से हटने का काम नहीं करते, कट्टरपंथी होते हैं। तो इससे समाज में अफरा तफरी फैलती है या समाज में असमानताएं फैलती हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने सुलह ए कुल की यहाँ पर या फिर कहें कि सर्वत्र शांति की नींव रखी थी, वो भी क्लास 12th में रख दिया गया है। क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा, यहां से उसे हटा दिया गया। ठीक है, तो ये डिटेल में नहीं था, मतलब दिया गया था बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं था। इसके अलावा 17वीं शताब्दी और उसके बाद में जो पश्चात मुगल साम्राज्य है, ये पहले भी था, अभी भी आपको देखने को मिलता है। काफी
सिलेबस कम कर दिया गया क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में। पिछले चैप्टर में भी कम किया गया था, इसमें भी कम किया गया। अगर पिछले चैप्टर को आप देखोगे तो नाम था, पिछले चैप्टर में 12वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच का इतिहास दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर 16वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच का इतिहास दिया गया। चलिए देखो, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं इस चैनल पर, और हमारे सेकंड चैनल दृढ़ संकल्प जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पर ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। सभी की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले के वीडियोज़ जिन लोगों को देखने हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो दिए गए, आप देख सकते हैं। और जिन लोगों को हमारे एनसीईआरटी के नोट्स लेने, यही पीडीएफ जिन लोगों को लेने हैं, पीडीएफ की एक तो हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओल्ड और न्यू दोनों की लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप हमारे स्टोर से जाकर परचेस कर सकते हो। अदरवाइज हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके भी आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स बाय कर सकते हो। बट याद रखना, हमारी क्लासेस फ्री में आती हैं, हम नोट्स फ्री में प्रोवाइड नहीं करते, तो नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। चलिए, तो अब हमारा यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। हम सबसे पहले मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं कि आखिरकार भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई। तो मध्यकाल का टाइम आप सभी लोग जानते हैं, मध्यकाल का जो टाइम है, इस समय किसी भी शासक के लिए हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पर जहां लोगों और संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं देखने को मिले, विविधताओं के बारे में जब यहाँ पर सवाल आया ही है तो हम आपको बता दें, हमारे यहाँ पर खान पान को लेकर विविधता है, यानी कि खाने को लेकर विविधता है। इसके अलावा पहनावे को लेकर विविधता है, पहले से है, ठीक है, पहनावे को लेकर विविधता हमेशा से। भाषा को लेकर के विविधता आपको हमेशा से देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत में जाओ, राजस्थानी इलाके में जाओ, पूर्वी इलाके में जाओ, उत्तर प्रदेश में आओ, कश्मीरी साइड में जाओ, हर तरफ अलग अलग भाषा देखने को मिलेगी, अलग अलग खाने में विविधता मिलेगी, पहनावे में भी विविधता मिलेगी। एंड इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं में भी विविधता आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर मुगलों के आने से पहले हम मान लेते कि इस्लाम धर्म भारत में नहीं आया, तो उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो भारत में आपको बौद्ध धर्म मिलेगा, जैन धर्म मिलेगा। इसके अलावा कई सारे अलवार नैनार संत आ गए थे। इसके अलावा हमारे ब्राह्मण तो थे ही थे, सनातन धर्म था ही था, ठीक है। और भी कई सारी विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग संत आ गए थे और संतों के अनुयायी होने लगे थे। तांत्रिक व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, तांत्रिक पूजा पद्धति एक तरफ थी, मूर्ति पूजा तो थी ही थी। इसके अलावा और भी कई सारी विविधताएं आपको हमारे देश में देखने को मिलेंगी। तो एक ऐसा उपमहाद्वीप जहां पर लोगों और संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, वहां पर शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। अब अगर एक ही तरह के लोग हैं तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, बट अगर विविध प्रकार के लोग हैं, कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो उनको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा जुगाड़ निकाला। देखो मुगलों ने क्या किया था, मुगलों ने दबा करके राज किया था, मारो काटो राज करो, ठीक है। इन्होंने कत्ल करो, मारो काटो, लूट पाट करो, राज करो। अंग्रेजों ने राज किया था लड़ाओ और राज करो। अंग्रेजों ने सभी कम्युनिटी के लोगों को, एक ही कम्युनिटी के लोगों को भी आपस में लड़ाना। अंग्रेजों ने लड़ा करके राज किया और मुगलों ने मार काट मचा करके राज किया, लूट पाट करके राज की। अब जिसके जान पर बन आई हो वो तो झुक करके चलेगा, ठीक है। अंग्रेजों ने यहां पर लड़ा करके राज किया, आपस में लड़वा दिया था, ठीक है। तो ये आपको इन दोनों में फर्क देखने को मिलता है। तो यहां पर शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। आपने अन्य पूर्ववर्तियों यानी कि इससे पहले जो भी शासक आप देखोगे, किसी ने भी जो हमारे देश के ही राजा हुए हैं उन्होंने तो लंबे समय तक राज किया है। उसके अलावा जो भी बाहर से ताकतें आई उन्होंने हमारे यहाँ पर अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत किसी ने भी मतलब लंबे समय तक राज कर नहीं पाया। लेकिन मुगल जब आए तो मुगलों ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की और वो कार्य करके दिखा दिया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था, ठीक है। मुगलों के टाइम से ही अगर आप देखोगे तो यहां पर भारत में देखो मुगलों ने बहुत ही डर पैदा करके रखा हुआ था, ठीक है। तो उस डर के बल पर इन्होंने राज किया, सम्मान के बल पर कभी राज नहीं किया। देखो दो चीजें होती हैं, एक राज होता है प्यार का, कि आप सम्मान पा रहे हो, जनता आपका सम्मान करे, आप जनता के बीच में जा रहे हो तो जनता आपके लिए मतलब मरी जा रही। दो एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हमारे यहाँ पर एक डर फैला हुआ है, किसका, एक डर आप देख सकते हो कि हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया में चले जाओ, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे किम जॉन का शासन है, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, उसकी सत्ता को कोई भी हिला नहीं सकता, ठीक है। वो कहते हैं कि वो परमाणु बम हाथ में लेकर घूमता है, ठीक है।
कि तुरंत दबा देंगे अगर तुमने कुछ किया, उसके खिलाफ बोल दिया तो जेल में चले जाओ, कई सारे ऐसे कानून बना दिए। तो ये हो गए आपके लिए मुगल, जिन्होंने दबा करके राज किया। अब दूसरी तरफ अगर आप प्रेम व्यवहार देखोगे तो हमारे भारत देश में भी राज चलता है, अमेरिका में भी राज चलता है, ठीक है, इसके अलावा रूस में भी राज चलता है। अगर भारत की बात करें तो आज के टाइम पर जनता के प्यार के बल पर यहाँ के शासक राज करते हैं, जो जनता चुन के भेजती है उसके बल पर राज करते हैं। तो मुगलों ने यहाँ पर कैसे राज किया था, जो ये काम कर पाए डर के बल पे, ठीक है, दबा करके रखा था, जितने भी सर उठाने वाले थे उनको कुचल के रखा था, सैनिक अभियान किए थे। इसके पहले भी मतलब काफी ऐसा हुआ है, बट इससे पहले के जो राजा हुए उन्होंने जनता के प्रति इतना मतलब रौद्र रूप अपनाया नहीं है, इतना डर नहीं जनता को दिखाया, जो विरोधी थे उनको दिखाते थे। जनता का उन्होंने प्यार और सम्मान जीतने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार किया। 16वीं सदी तक आते थे क्या हुआ, मुगल राज्य काफी अधिक मतलब समय तक रुक चुका था। तो अब इन्होंने क्या किया, दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। 16वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। देखो इन्होंने अधिकार तो प्राप्त कर लिया था 17वीं शताब्दी तक, संपूर्ण लगभग संपूर्ण कहा जा रहा है। तो ये मत समझ लेना कि भाई पूरे भारत में इन्होंने, काफी सारे इलाके ऐसे थे जहां पर इनका राज नहीं हो पाया, कभी भी इन्होंने कई सारे इलाकों को नहीं जीत पाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत इलाके रह जाते हैं तो लगभग शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, लगभग शब्द का प्रयोग यहाँ भी किया गया है। तो 17वीं शताब्दी तक लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर इन्होंने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। लेकिन पिछले अध्याय में जैसा कि मैंने पढ़ा, ये जहां कहीं से अपना अधिकार प्राप्त करके वापस आते थे, वहां की जनता तुरंत स्वतंत्र हो जाती थी, या वहां पर रहने वाले जो नवाब हैं या वहां के जो शासक हैं वो उसके तुरंत बाद इनके खिलाफ बगावत छेड़ देते थे और स्वतंत्र हो जाते थे। भाई दिल्ली से उस समय संचार व्यवस्था इतनी थी नहीं, ठीक है, तो दिल्ली से पूरे देश के ऊपर कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कार्य था उस टाइम पर, ठीक है। तो वही चीज यहां पर देखने को मिलती है। इन्होंने 17वीं शताब्दी तक आते आते संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, लेकिन इनका अधिकार कुछ समय के लिए रहता था, फिर हट जाता था, फिर लोग स्वतंत्र हो जाते थे वहां के। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए जिन्होंने मुगलों ने, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। अच्छा, जो शासन संबंधी और जो उनके राज्य में मतलब शासन संबंधी और प्रशासनिक ढांचे के जो उन्होंने काम किए थे, अगर यहां पर देखो तो खिलजी के टाइम में और खिलजी के बाद में अकबर ने, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। अकबर ने प्रशासन संबंधी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। इसके पहले के जो शासक आए उन्होंने इतने अच्छे काम नहीं कर पाए थे, ठीक है। आज भारत के प्रधानमंत्री को अगर आप देखोगे तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुगल शासकों के निवास स्थान, जिसे हम कहते हैं दिल्ली के लाल किला, ठीक है, दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, उस अवसर पर अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से संबोधित करते हैं, पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देखो मुगलों ने हमारे यहाँ पर चाहे जो भी किया हो, लेकिन जो विकास कार्य उन्होंने किए उससे हम अछूते नहीं रह सकते हैं, ठीक है, वो चीज हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते, जैसे कि उन्होंने आगरा का ताजमहल बनवाया, ठीक है, तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाल किला तो वो भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये इनकी निशानियां हैं जो कि हमेशा रहेंगी। आगे बढ़ते, अब सवाल यहां पर खड़ा होता है कि हमने मुगलों के बारे में बात करें तो मुगल थे कौन, कहां से आए थे, इनके कहां किसके वंशज थे। जैसे कि कई बार सवाल हमारे देश के एक बहुत ही सम्मानित नेता जिनका नाम है राहुल गांधी जी, उनसे सवाल पूछ दिया जाता है कि आप अपना गोत्र बताइए। जब वो जनेऊ धारण करते हैं और पूजा पाठ करने लगते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप अपना गोत्र बताइए, किस वंश के हैं आप, और वो नहीं बता पाते, ठीक है, नहीं बता पाते। तो अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि मुगल जो थे, ये मुगल कौन थे। मुगलों के लिए भी सवाल खड़ा किया गया इतिहासकारों ने। तो जब मुगलों के लिए सवाल खड़ा किया गया तो जवाब निकल के आया कि मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। कितने? दो महान शासक वंशों के वंशज थे। देखो माता की ओर से अगर आप देखोगे तो मंगोल थे, ठीक है, मंगोल शासक चंगेज खान जो कि चीन, मध्य एशिया और कुछ भागों पर चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, इनके उत्तराधिकारी थे। अच्छा, यहां पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएं कि अगर आप हमारे भारत देश में देखोगे तो मुगलों से पहले जो वंश की परंपरा चलती आई है, आप देखोगे कि पुत्र की या फिर पुत्री की पहचान माता के नाम से होती थी। जैसे कि आप देखोगे कृष्ण की अगर हम बात करें तो यशोदा नंदन कृष्ण, ठीक है, राम की बात करें
तो क्या कहा जाता है, कौशल्या नंदन राम। ठीक है, ऐसे आप चाहें जिसको देखो तो माता का नाम पहले आता था। लेकिन यहां पर जैसे हम देखते हैं कि जो मुगल थे, मुगलों ने आने के बाद में इस प्रथा को बदल दिया। क्यों बदला, इसके पीछे का रीजन समझो। कहा जा रहा है कि माता की ओर से जो मंगोल थे, ये मंगोल शासक चंगेज खान, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, इनके उत्तराधिकारी थे। अब अगर हम मुगलों में मंगोल का इतिहास देखते हैं, ठीक है, मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, मुगल जो थे ये अपने आप को मुगल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। अब प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान जो कि मंगोल शासक था, इससे जुड़ी हुई जो स्मृतियां थी या फिर इससे जुड़ा हुआ तो जो इतिहास था, वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ा हुआ था। अब आप में एक बात बताओ, आपके घर में अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आतंकवादी बन जाए, क्या आप उसके नाम से अपनी पहचान करवाना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। अब अगर कोई आतंकवादी ही है तो वो अपनी पहचान करवाना चाहेगा कि हम उस ग्रुप से हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान बनकर के रहना चाहते हो, ये दिखाना चाहते हो समाज में कि मुझसे बड़ा सम्मानित व्यक्ति, मुझसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति कोई नहीं, तो आप उससे दूर रहोगे। इसी तरह से जब मुगल भारत में आए तो इन्होंने अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं किया, क्योंकि चंगेज खान जो कि मंगोल शासक था, इससे जुड़ी हुई जो यादें थी, इसने जो कांड किए थे वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़े हुए थे। इसने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया था, मारा था, ठीक है, युद्ध किया था, तो नरसंहार से संबंधित थी। अच्छा, अगर इनके नाम से अपना पहचान करवाते तो इनको भी उसी तरह का समझा जाता, इसलिए। अच्छा, ये पिता की ओर से ईरान और इराक एवं तुर्की शासक, जिसका नाम था ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की, हाँ, इन तीनों इलाकों के शासक थे तैमूर, जिनकी मृत्यु हुई थी 1404 में। तो तैमूर के वंशज हैं पिता की ओर से। तो मुगल जो थे तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे। क्यों? क्योंकि इनके पूर्वज जो थे तैमूर के, और तैमूर की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, और इनसे रिलेटेड जो यादें थी या फिर इनसे रिलेटेड जो स्मृतियां थी वो चंगेज खान कैसी नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पिता के वंश को अपनाया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई हम इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने माता की ओर से जो मंगोल शासक चंगेज खान था उनसे जुड़े होने को अस्वीकार किया। ठीक है, इन्होंने उनसे ना पहचान करके और तैमूर से अपनी पहचान जोड़ने का प्रयास किया, जो कि आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें मुगलों की, तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। एक आपको मंगोल मिलते हैं और दूसरे आपको तैमूर मिलते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। लेकिन मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते, और मुगलों ने जो अपनाया वो आज भी हमारे देश में देखने को मिलता है। कोई भी अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम नहीं लेगा। क्या कहेगा, हम इनके पुत्र हैं, अपने पिता का नाम लेगा। ठीक है, मेरे बाप को जानते हो, मैं उनका बेटा हूं। माता को कोई नहीं जानता, आजकल माता का नाम कोई नहीं लेता, लेकिन जिस दिन हम अपने माता का नाम लेने लगेंगे हमारा देश आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि माता ही वो व्यक्ति होती है जो बच्चे की पहली गुरु होती है, और माता ही संतान को आगे लेकर जाती है। पिता इतना टाइम नहीं दे पाता है, ठीक है, माता अधिक टाइम देती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट मिलता है मुगल सैन्य अभियान। यहां पर अब हम देखेंगे मुगलों के सैन्य अभियानों के बारे में कि इन्होंने कौन कौन से सैन्य अभियान करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। प्रथम मुगल शासक बाबर। ठीक है, इन्होंने 1526 से लेकर के 1530 तक राज किया था। जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार इन्होंने प्राप्त किया था, राज का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। हाँ, तभी राजा नहीं बने थे। ठीक है, तभी ये शासक नहीं बने थे। बाबर ने 1498 में फरघाना पर इसका उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, कि हम यहाँ के राजा बनेंगे, और तब इनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों से दूसरी बार मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। हाँ, मतलब ये जो बाबर थे, बाबर के इलाके में मंगोलों ने काफ़ी आक्रमण किए थे। मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज्बेक। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी अधिक आक्रमण किए। जब हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि इनका काफ़ी आक्रमण हुआ था, तो इनकी जो पैतृक गद्दी थी वो इनको छोड़नी पड़ी। ठीक है, अनेक वर्षों तक ये भटकते रहे। ठीक है, बाबर जो थे अनेक वर्षों तक भटकता रहा। एक मिनट,
हाँ, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये, थोड़ा डिटेल में समझो। ऐसे बाबर जो था, बाबर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसने दिल्ली पर जो राज किया 1526 से लेकर के 1530 के बीच में, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि प्रथम मुगल शासक थे, इनको प्रथम मुगल शासक के नाम से जाना जाता है। 1494 में ये फरगना राज्य का उत्तराधिकार इनको मिला था। लेकिन उसी टाइम पर क्या हुआ था कि मंगोलों की एक और शाखा थी जिसको हम उज्बेक कहते हैं। तो उज्बेकों के काफी अधिक आक्रमण हो रहे थे, जिसकी वजह से इनको अपनी जो फरगाना का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था 12 साल की उम्र में, ये इनको छोड़ना पड़ा। फिर अनेक वर्षों तक ये भटकते रहे। भटकने के बाद में 1504 में इन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया। कि इन्होंने, बाबर ने, याद रखना, कब्जा कर लिया। और फिर उसके बाद में 1526 तक आते आते इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद में उस टाइम पर दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा दिया। और पानीपत के युद्ध में हराने के बाद में दिल्ली और आगरा, इन दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। इसी युद्ध के बाद में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। और बादशाह घोषित करने के बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हमने पिछले अध्याय में जो साम्राज्यों के बारे में पढ़ा है कि भाई इनका वंश रहा है, इस वंश का शासन रहा है, उस वंश का शासन रहा है, तो हमने देखा था कि जो वंश की परंपरा में देखने को मिलती है, पहले राजपूत वंश का शासन रहा है, फिर तोमर आ गए, एक मिनट, तोमर थे, फिर राजपूत में तोमर ही आते हैं। ठीक है, इसमें आपको देखो तुर्की शासकों की बात की जा रही है कि प्रारंभिक तुर्की शासक जिन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक राज किया। फिर खलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, फिर लोदी वंश आता है। तो जो लोदी वंश था, लोदी वंश में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में बाबर ने यहाँ पर अपनी मुगल साम्राज्य की स्थापना की है। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में बाबर शासक बना। ठीक है, और बाबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। फिर मुगल साम्राज्य आगे बढ़ा। ठीक है, तो यहां से आप मुगल साम्राज्य को देख सकते हो। जो लोदी वंश था वो 1491 से लेकर के 1526 तक चला था। ठीक है, 1491 से लेकर के 1526 तक। और 1494 में बाबर को फरगाना का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। और उसी टाइम पर उज्बेकों के काफी आक्रमण हो रहे थे, तो इनको अपना उत्तराधिकार जो है वो यहां से छोड़ करके, 12 साल की उम्र थी इनकी, छोड़कर यहां से भागना पड़ा। लेकिन 1504 तक आते आते इन्होंने कहां पर, काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर 1526 में अपनी ताकत को बढ़ा करके इब्राहिम लोदी को हराया, जो कि लोदी वंश का शासक था। ठीक है, और हराने के बाद में क्या किया बाबर ने, अपने आप को दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने के बाद में बादशाह घोषित कर दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अच्छा, इसमें इनका मदद किसने की थी? तो युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक जो है ये भारत में 14वीं शताब्दी में है। 14वीं, देखिए जब हम 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो 14वीं शताब्दी का अर्थ है सन 1500 से 14वीं शताब्दी का अर्थ है, हाँ, 14वीं शताब्दी का अर्थ होता है 1300 से लेकर के 1400 के बीच में। ठीक है, 1400 के बीच में। तो और अगर हम 12वीं शताब्दी की बात करें तो 1100 से 1200 के बीच में। 15वीं शताब्दी की बात करें तो 1500 से 1600 के बीच में। तो ये बात आप याद रखना, सन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद के जो हथियार हैं 13वीं शताब्दी में लाए गए थे। ठीक है, जो तकनीकी है 14वीं शताब्दी में तकनीक आई थी। अग्नेयास्त्रों के लिए इनका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ था। ये कीवर्ड यहाँ पर हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते कीवर्ड तो नहीं कहेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहां पर रख लिया। ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ नहीं, थोड़ी बहुत इससे रिलेटेड जानकारी मिलती है कि बाबर ने जब यहां पर इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध किया था तब इनका इस्तेमाल किया था और इसी वजह से शायद इसकी जीत भी हुई थी। तो बारूद की जो तकनीक है ये भारत में 14वीं शताब्दी में आई थी और सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया गया था गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, और आरंभिक 16वीं सदी में, ठीक है, यानी कि 1500 से 1600 के बीच में जब बाबर ने इनके ऊपर अटैक किया तो बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे आपने इतिहास में देखा होगा, रामायण में, महाभारत में जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको सारा का सारा उत्तराधिकार दिया जाता था। ठीक है, कि प्रभु श्री राम राजा बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने महाभारत में देखा होगा, कहते हैं कि भाई उधर कहते थे कि भाई हमारे यहाँ पर युधिष्ठिर राजा बनेंगे और वो कहते थे कि हमारे यहाँ पर कौन राजा बनेंगे, कौरवों की तरफ से। ठीक है, कौरवों का सबसे बड़ा बेटा जो है वो राजा बनेगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है।
आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसी तरह से रावण राजा बना था क्योंकि वो सबसे बड़ा था। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं हमारे पुराने हिंदू कल्चर्स में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मुगलों की कौन सी परंपराएं थी, तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ये चीज़ हमारे हिंदू धर्म में देखने को मिलती थी कि भाई जो बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा, ठीक है, छोटा बेटा नहीं बन सकता। और छोटे बेटे को राज भी नहीं दिया जाता था, बड़े बेटे को राज्य दिया जाता था, और छोटा बेटा बड़े बेटे के साथ रहता था, ठीक है। मुगल शहदायाद की मुगल एवं तैमूर वंशों की प्रथा को मानते थे। एक जो मुगल हैं शहदायाद और की मुगल एवं तैमूर वंशों की प्रथा को मानते थे, ठीक है। इसको समझो क्या कहा जा रहा है, इसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में किया जाता था कि अगर राजा के 100 बेटे हैं तो अपने पूरे के पूरे साम्राज्य के 100 टुकड़े करेंगे, ठीक है। अच्छा, हिंदुओं में क्या होता था पहले अगर आप देखोगे तो अगर राजा के 100 बेटे जैसे कि कौरवों के थे, ठीक है, तो सबसे बड़ा बेटा राजा बनेगा, बाकी के जो बेटे हैं राजा के साथ में रहेंगे। तो इससे क्या होता था, पूरे राज्य का विभाजन नहीं होता था, ठीक है। ये चीज देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर विभाजन की नीति को ज्यादा तवज्जो दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, यह भी प्रश्न बड़ा खड़ा होता है, तो इसको भी देखते हैं। हमारे देश में आपने कई बार सुना होगा कि भाई हिंदू राजाओं ने अपनी बेटियों को मुगल राजाओं के साथ में विवाह कर दिया, काफी सारे लोगों ने किया, इसको भी देखते हैं। तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध ज्यादा अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता स्वीकार नहीं की। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई भी राजा मुगलों के अधीन रहने मतलब उनके नीचे काम करने को तैयार नहीं होता था तो उसके ऊपर मुगल चढ़ाई कर देते थे और उसके राज्य को जीतने का प्रयास करते थे, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध अभियान चलाए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, उनके आगे झुकने को तैयार नहीं हुए, ठीक है। उन लोगों के साथ इन्होंने युद्ध किया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। मुगलों ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और जब मुगलों के पास में काफी ताकत आ गई तो जो शासक थे, ठीक है, जो उनसे लगातार विरोध कर रहे थे कि हम तुम्हारी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, वो भी उनके आगे आकर के झुक गए। उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी सत्ता को, आपकी ताकत को स्वीकार करते हैं और आपके नीचे रह करके हम काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि राजपूतों की अगर बात की जाए तो राजपूत जो थे पहले इनसे लोहा लेते रहे, लड़ते रहे, लगातार लड़ते रहे, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, अनेकों ने फिर धीरे धीरे अनेकों ने जब मुगल काफी शक्तिशाली हो गए तो अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त कर लिए। जब देखा कि भाई इनको हराया नहीं जा सकता है और इनकी ताकत आज बहुत बढ़ चुकी है तो मुगलों ने ऐसा यहां पर किया, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया। बहुत सारे ऐसे राजपूत थे जिन्होंने विरोध किया और अंत तक विरोध करते रहे। उन्होंने कहा हम लड़के मर जाएंगे लेकिन आपके सामने झुकेंगे नहीं, ठीक है। जैसे कि महाराणा प्रताप आप देख लो, ठीक है। इसके अलावा और भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप शिवाजी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा अगला पॉइंट मिलता है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता से इनकार करते रहे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे, इन्होंने लंबे समय तक लोहा लिया, लड़ते रहे, युद्ध होता रहा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब वे हारे, कौन, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत, तो जब उनको हरा दिया मुगलों ने तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया, क्योंकि इन्होंने अपनी तलवार को नीचे नहीं रखा, झुकाया नहीं। इन्होंने कहा कि सर कटाना हमें मंजूर है लेकिन तलवार हमारी झुकेगी नहीं, हम अपना सम्मान नहीं खोएंगे। तो लंबे समय तक युद्ध चला और जब ये हार गए मुगलों से, क्योंकि मुगल बहुत ताकतवर हो चुके थे, तो जब ये हार गए, हारने के बाद में मुगलों ने इनके साथ में सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें अर्थात उनका जो वतन है वो वापस कर दिया, ठीक है। वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। यानी कि इन्होंने जो यहाँ पर काम किया मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों के साथ में कि हरा तो दिया लेकिन उनका सम्मान बना रहने दिया, ठीक है। उनके सम्मान को तार-तार नहीं किया। बाद में चलकर के ये इस तरह के काम करने लगे थे। तो जब इन्होंने इस नीति को अपनाया कि हम हराएंगे पर आपका सम्मान बना रहने देंगे, ठीक है, जब इस नीति को अपनाया तो जो हमारे यहाँ के राजा थे, हमारे की जो जनता थी, उन्होंने इनको धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये जो संतुलन बनाया गया कि हम आपको पराजित तो करेंगे परंतु आपका अपमान नहीं करेंगे, ठीक है, अपमान नहीं किया और उनकी वतन जागीर
वापस कर दी। इनके साथ में ऐसा किया गया था, तो इस वजह से मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार किसे कहते हैं, जागीरदार किसे कहते हैं, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, यूपीएससी में भी 2 बार आया था प्रश्न ये। अब इसको समझते हैं, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, यानी कि जैसे साम्राज्य बढ़ता गया वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो आपका अगर साम्राज्य या फिर आपकी कोई कंपनी छोटी है तो आपके पास कम लोग काम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी कंपनी को बढ़ाते जाओगे तो अपने विश्वासी लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाना शुरू कर दोगे। अब उन विश्वासी लोगों में जो अधिकतर होंगे वो आपके मित्र होंगे, आपके परिवार के जन होंगे, या फिर कोई ऐसा जिस पर आप बहुत भरोसा कर सकते हो। मुगलों ने भी ऐसा ही किया। जैसे जैसे इनका साम्राज्य बढ़ा, ठीक है, जैसे जैसे इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ, इन्होंने क्या किया, मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया। ये सामाजिक समूह कौन से थे, तो शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की से आते थे। जो सरदार बनते थे वो तुर्की से, जिन्हें तुरानी कहा जाता था। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ में उन्हें शासक वर्ग, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी शामिल कर लिया। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया था, तुर्की से लेकर के आते थे और उन्हें यहाँ पर सरदार बनाते थे ताकि वो इनके साथ में वफादार रहें। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारा साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है और हम अधिक लोगों को तुर्की से नहीं ला सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, भारत के वफादार लोगों को, अब जो इनके प्रति वफादार रहते थे उनको सरदार बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ के शासक वर्गों में ईरानी जो थे उनको बनाया, भारतीय मुसलमान उनको बनाया, ठीक है, अफगानों को बना दिया, कई राजपूत ऐसे थे, ठीक है, उनको बना दिया। इसके अलावा मराठाओं को भी बनाया गया और अन्य समूहों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह जो थे मनसबदार कहलाते थे। इन सभी को मनसबदार कहा जाता था। क्या कहा जा रहा है, मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह जो इनके लिए नौकरी करते थे उनको मनसबदार कहलाते थे। जैसे कि ये सभी यहां पर मनसबदार कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी हैसियत या फिर पद दिया गया हो। कोई सरकारी हैसियत या फिर पद यानी कि पोस्ट दी गई हो, उसको मनसबदार कहा जाता था। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। क्या थी, एक श्रेणी व्यवस्था थी ये, ठीक है, एक स्टेज व्यवस्था आप कह सकते हो, श्रेणी, ठीक है, एक लाइन व्यवस्था आप कह सकते हो, श्रेणी, ठीक है, श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। अब इसको थोड़ा सा डीपली समझो। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मनसबदारी है ये मुगलों के द्वारा शुरू की गई एक श्रेणी व्यवस्था है। इसमें 3 चीजें आती, एक पद, ठीक है, एक वेतन और दूसरा सैन्य उत्तरदायित्व, ठीक है। इसके जरिए, श्रेणी व्यवस्था के जरिए ही अगर कोई नंबर 1 श्रेणी पर है तो उसका पद अच्छा होगा, वेतन अच्छा होगा, सैन्य उत्तरदायित्व अच्छे होंगे। जैसे जैसे श्रेणी में आप नीचे आपका नंबर आता जाएगा, इस लाइन में जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो आपका पद, वेतन, उत्तराधिकार और सैन्य उत्तरदायित्व ये सब कम होता जाएगा। जैसे समझो पद की जब यहाँ पर बात की गई, पद एवं वेतन का जो निर्धारण है, जात का अर्थ होता है उसमें पहले घुड़सवार, जिसके पास जितने अधिक घुड़सवार होते थे उसकी जात उतनी बड़ी होती थी। किसी के पास में 5000 घुड़सवार हैं, ठीक है, किसी के पास में 1000 घुड़सवार हैं तो उसकी जात 1000 हो गई, उसकी जात 5000 हो गई। तो जिसकी जात जितनी बड़ी होती थी उसका पद और उसका वेतन उतना ही बड़ा होता था, ठीक है। तो जो पद और वेतन है इसका निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात अर्थात घुड़सवार, कि आपके पास में कितने घुड़सवार हैं। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा भी उतनी ही बढ़ जाती थी। भाई अब आपके पास में अगर 500 बीघा जमीन है तो आपके गांव में सम्मान ज्यादा होगा, और आपके पास में केवल 1 बीघा जमीन है तो आपका सम्मान कम होगा, का सम्मान हो ही ना, बिल्कुल, ठीक है। तो वहां पर, यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है। अब जिसके पास में जितनी अधिक जात होगी, ठीक है, जात की संख्या जितनी अधिक होगी दरबार में उसका उस अभिजात की जो प्रतिष्ठा है उतनी ही बढ़ती जाएगी तथा वेतन भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। जात क्या होता है फिर समझ लो, जात का अर्थ होता है घुड़सवार, घोड़े पर बैठ के जो सैनिक चलते हैं उनकी संख्या, जिसके पास जितनी अधिक घुड़सवारों की संख्या होगी उसकी जात उतनी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है जो सैन्य उत्तरदायित्व
मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने होते थे। जैसे कि मान लो किसी को कहा गया, जैसे कि इतना बड़ा राज्य है इनके पास में, एक को कहा गया कि आपको इतने इलाके में सैन्य अभियान चलाने हैं, आपका उत्तरदायित्व है कि आप इतने इलाके में सैन्य अभियान करेंगे, और किसी व्यक्ति को इतना इलाका दिया गया ये वाला, किसी को इतना इलाका दिया गया ये, तो इसके पास में ज़्यादा सैनिक होंगे, इसके पास में ज़्यादा घुड़सवार रखेंगे। ये रखेगा यहाँ पर 1000 घुड़सवार, ठीक है, 1000 घुड़सवार। ये काओ यहाँ पर 200 घुड़सवार ही रखे, ठीक है, ये काओ यहाँ पर 300 घुड़सवार ही रखे। तो देखो यहाँ पर जो सैन्य उत्तरदायित्व है कि आपको कितने इलाके में अपना सैनिक अभियान चलाना है, ये मनसबदारों को जो सैन्य उत्तरदायित्व सौंपे जाते थे, इसी के अनुसार घुड़सवार रखने की अनुमति भी थी, इनको घुड़सवार रखने पड़ते थे। अब अगर ये व्यक्ति 1000 घुड़सवार रखेगा तो भाई कहाँ ले जाएगा 1000 घुड़सवारों को, ठीक है। इसके अलावा इन घुड़सवारों का खर्चा कहाँ से चलाएगा, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि ये व्यक्ति राजा के प्रति बगावत कर दे, क्योंकि इसके पास में ताकत ज़्यादा है, जगह कम है, तो ये बगावत भी कर सकता है, आसपास के इलाके पहले कब्जे कर ले, फिर घुड़सवारों को बढ़ाता चला जाए। इसलिए जो ये मनसबदार थे, इनका जो सैन्य उत्तरदायित्व था कि इतने इलाके में आपको सैनिक अभियान चलाने हैं, उसी के अनुसार ये घुड़सवार रखते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि से प्राप्त करते थे, ठीक है, भूमि के रूप में पाते, जिन्हें जागीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जागीर। अभी आपने कई बार लोगों को सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी जागीर है क्या जो तुम लेने चले आए यहाँ पर, तो जागीर किसे कहते हैं? जागीर शब्द का प्रयोग पहले इस इलाके के लिए किया जाता था। मनसबदार जो थे वो वेतन जो थे राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। जैसे कि राजा के पास में इतना इलाका है, ठीक है, अब कोई मनसबदार है जो इतने इलाके में सैन्य अभियान चलाता है, तो इस पूरे इलाके से ये राजस्व एकत्र करेगा। ये भूमि इसे दी गई है, वो इस इलाके से राजस्व एकत्र करेगा, ठीक है, और वो जो राजस्व इसे मिलेगा वो इसके वेतन के रूप में होगा, ठीक है। और ये पूरी जगह इसके लिए जागीर कहलाएगी। यहाँ से ये जब चाहे तब आकर के यहाँ पर और वेतन इकट्ठा कर सकता है, मतलब यहाँ पर आकर के ये वेतन तो नहीं, राजस्व एकत्रित कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसे जागीर कहते हैं, और जो तकरीबन एकताओं के समान होते हैं। हमने पिछले चैप्टर में एकता के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इक्तेदार के बारे में पढ़ा था, एकता पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछला चैप्टर देख लीजिएगा। मैं हर एक टॉपिक को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक जैसे कि यहाँ पर जागीर है, एकता है, ऐसे शब्द आगे आपको और देखने को मिलेंगे। मैं डायरेक्ट जागीर और एकता पढ़ते निकल जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे जागीर थी, ठीक है, यो जागीर थी और तकरीबन एकताओं के समान थी। जागीर एकता के समान ही होते थे, ठीक है, इक्तेदारों के समान ही मनसब थे, और जागीर एकता के समान ही होते थे, ठीक है। हाँ, परंतु मनसबदार इक्तेदारों से भिन्न थे। अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर शासन करते थे। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे हमने देखा था, इक्तेदार जो थे वो क्या करते थे, इनको जितनी जगह दी जाती थी ये उस जगह में रहते थे, ठीक है। रहने के अलावा ये इस पूरे इलाके पर शासन करते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम मनसबदार की बात करें तो मनसबदार और इक्तेदार में अगर अंतर की बात की है तो मनसबदार क्या करते थे, मनसबदार इक्तेदारों से अलग थे। ये अपनी जागीरों पर नहीं रहे, जागीरों पर रहते नहीं थे, वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, वो राज्य में रहते थे, ठीक है। मतलब राज्य का अर्थ है जहाँ पर प्रशासनिक कार्य किए जाते थे, ठीक है। साम्राज्य में हम ये कह सकते हैं कि भाई जो जहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जब जहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, ठीक है, वहाँ पर ये लोग रहते थे, राजधानी में रहते थे, और जो इनको जागीर दी जाती थी वहाँ से ये केवल कर प्राप्त करते थे, ठीक, केवल राजस्व प्राप्त करते थे। कहा जा रहा है कि अपनी जागीर पर नहीं रहते थे और ना ही उनकी तरह प्रशासन करते थे, उन पर प्रशासन करते थे जैसे इक्तेदार प्रशासन करते थे। उनके पास में अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। जो मनसबदार थे, इनको जो जागीर दी जाती थी उससे ये केवल क्या करते थे, राजस्व एकत्रित करते थे, ठीक है। ये वहां पर रहते नहीं थे, ना ही वहां पर प्रशासन करते थे। दो चीजें याद रखना, ठीक है। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करके लाते थे। हाँ, जो ये मनसबदार थे इन्होंने नौकर रखे थे और इनके नौकर जाते थे राजस्व इकट्ठा करके लाते थे, जबकि वे अर्थात कौन, मनसबदार जो थे स्वयं किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। राजा ने कोई काम दे दिया तो उस अन्य भाग में कार्यरत रहेंगे,
रहेंगे, ठीक है, सेवारत रहेंगे। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जो जागीरें थीं इनका बड़ा ही सावधानी पूर्वक आकलन किया था कि भाई हमारे पास में इतनी जागीरें, तो बहुत सावधानी पूर्वक आकलन किया ताकि इनका राजस्व जो है मनसबदारों के वेतन से ज़्यादा ना हो। अब मान लो कि भाई हमने आकलन किया नहीं और मनसबदार से कह दिया कि आपके भाग में इतना इलाका आता है, ठीक है। अब एक और मनसबदार है जिसके भाग में इतना एक मिनट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। मान लो कि राजा ने इतना इलाका है, ठीक है, ये इलाका दो लोगों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया और कहा कि भाई आप भी 1000 घोड़े रखोगे, आप भी 1000 घोड़े रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो इलाका है ये वाला, यहाँ पर फसल का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर जो उत्पादन होता है उस हिसाब से इसको, यहाँ पर जो व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर 1000 घोड़ों में 2 व्यक्ति होने चाहिए थे और यहाँ पर जो उत्पादन है वहाँ पर 1000 घोड़े रखने वाला व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर उत्पादन होता ही नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर असमानता रहेगी दोनों के बीच में। इसलिए अकबर ने क्या किया था, अकबर ने शासन के दौरान जागीरों का बड़ा सावधानी पूर्वक पहले आकलन किया कि किस जागीर से हमें कितना राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है, या फिर कितना राजस्व हमें प्राप्त हो सकता है। आकलन किया ताकि राजस्व मनसबदार के वेतन से ज़्यादा ना हो। मनसबदार की जो वेतन तय की गई है कि आपको मंथली 1000 रुपये मिलेगा या मंथली 5000 रुपये मिलेगा जिससे आप अपना खर्चा चलाएंगे, ठीक है। तो मतलब जितना वेतन तय किया जाए उतना ही राजस्व ये वसूल पाएँ। ऐसा ना हो कि हमने तय तो किया 1000 रुपये इनका वेतन हो, ठीक है, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो राजस्व वसूल रहे हैं वो 5000 है। अगर ऐसा होगा तो जो मनसबदार है वो बहुत अधिक अमीर बन जाएगा और वो राज्य के खिलाफ बगावत भी कर सकता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, राजस्व मनसबदारों के वेतन से ज़्यादा ना हो इसके लिए आकलन करवाया। किसका, जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन करवाया, अर्थात वहाँ पर निरीक्षण करवाया, ठीक है, तकरीबन वेतन के बराबर है। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, ठीक है, समझो। देखो अकबर के शासनकाल में तो बहुत सब कुछ सही रहा, ठीक है, क्योंकि अकबर ने इन चीज़ों का आकलन करवाया था, बड़ा सावधानी पूर्वक हर चीज़ का इन्होंने ख्याल रखा था, प्रशासनिक गतिविधियाँ इनके काल में सही रही थी। लेकिन अगर आप औरंगजेब के काल में देखोगे तो औरंगजेब के काल में देखने को मिलता है कि इनके शासनकाल में जागीरों से ज़्यादा, जागीरों से प्राप्त होने वाला जो राजस्व था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। क्योंकि इसका कारण क्या था, मनसबदारों की संख्या थी इसका कारण। इन्होंने कई सारे मनसबदारों को रख लिया था, बहुत मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी होने चाहिए, जो क्षमता होनी चाहिए वो है 100 कर्मचारी झेलने की क्षमता है, लेकिन उस कंपनी में अगर 1000 कर्मचारी रख दोगे, फिर जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम आपको देते हैं। अभी पश्चिम बंगाल साइड में जहां ममता बनर्जी की सरकार है, टाटा कंपनी ने सोचा कि हम यहाँ पर एक फैक्ट्री डालते हैं, ठीक है। उन्होंने फैक्ट्री डालने का वादा किया, उन्होंने कहा हमें यहाँ से ज़मीन चाहिए, गवर्नमेंट का हम ज़मीन देंगे। उन्होंने कहा कि भाई हम 1000 लोगों को यहाँ पर जॉब देंगे, जिस प्रकार की हम कंपनी डाल रहे हैं 1000 लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को हम जॉब देंगे और कंपनी डालेंगे। अब ममता बनर्जी जी बैठ गई धरने पर, उन्होंने कहा कि 1000 से भाई काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जिस तरह की कंपनी डाल रहे हैं हम इतने ही लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ममता बनर्जी हटी नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि भाई हम 500 और ऐड किए दे रहे हैं, ठीक है, इन्होंने 1500 कर दिया। ममता बनर्जी तब भी वहां से नहीं हटी। ममता बनर्जी जी ने कहा कि भाई और लोगों को रोजगार दो। इसका नतीजा ये निकला कि वहां पर फैक्ट्री पड़ी ही नहीं, वहाँ पर कंपनी डाली ही नहीं गई। अब इसी चीज़ को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो औरंगजेब के शासनकाल में देखने को मिला। औरंगजेब के शासनकाल में क्या था, जागीरों से प्राप्त होने वाला जो राजस्व था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि मनसबदारों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी, इस कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब भाई मनसबदार तो बहुत अधिक हैं, ठीक है, जागीर की संख्या कम है, तो जागीर मिलने से पहले इनको बहुत अधिक इंतजार करना पड़ता था कि भाई रुको तुम्हें मिल जाएगी जागीर, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, कई जागीरदार जागीर रहने पर कोशिश करते थे कि जितना राजस्व वसूल सके उतना कर लें, मतलब राजस्व वसूलने में लग जाते थे, काम करने का प्रयास नहीं करते थे। क्योंकि जागीर कब पता कि चली जाए, क्योंकि जागीरदार बहुत बन चुके हैं, मनसबदार बहुत बन चुके हैं। इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया, जो भी मनसबदार या फिर जागीरदार बनता था वो जागीर से जितना हो सकता था धन लूटने का प्रयास करता था या फिर पैसा इकट्ठा करने का प्रयास करता था, ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं कर पाया जो इन्होंने काम किया, परिवर्तन किए कि इन्होंने मनसबदार बहुत सारे रख लिए और जागीर मिलने में समय लग रहा था। जब इन्होंने इसके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं कर पाया तो इस कारण से किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा।
ठीक है। किसानों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस किसी को जागीर मिलती थी वो लूटने में लग जाता था। वो सोचता था कि भाई आज ही वसूल लो, कल पता चली जाए। ये होता है ना कि क्या पता कल नौकरी चली जाए, इससे अच्छा है कि आज जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जागीरें जो थी, जागीरों की वजह से किसान मुसीबत में पड़ गए। अब बात आती है जब्त और जमींदार की। इसको भी समझो, जब्त किसे कहते हैं, ठीक है। जब्त जो है ये एक व्यवस्था थी, ठीक है, इसको समझो थोड़ा सा। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन जो था वो किसान की उपज से मिलने वाला राजस्व था। उस टाइम पर कोई फैक्ट्री चलती नहीं थी, कंपनियां थी नहीं, ठीक है, इतना अधिक ट्रेड होता नहीं था, व्यापार इतना अधिक होता नहीं था। इसके अलावा उस टाइम पर इतनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां नहीं थी, ठीक है, फैक्ट्रियां नहीं थी। तो आमदनी का जो मुख्य साधन थे वो थे क्या, किसानों की उपज। जो किसान पैदा करेंगे उसी से राज्य की आमदनी होगी। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया, ठीक है, जो ग्रामीण कुलीन का अर्थ होता है मुखिया, ठीक है। तो ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया का या फिर स्थानीय सरदार के माध्यम से राजस्व देते थे। समझो क्या कहा जा रहा है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो किसान थे, किसान राजस्व जो देते थे अपनी राज्य को, तो राजस्व देने के लिए दो लोगों पर निर्भर रहते थे। एक या तो ग्रामीण कुलीन जिसे मुखिया कहा जाता था, या फिर स्थानीय सरदार, ठीक है, स्थानीय सरदार। दो लोगों में से किसी को राजस्व देते थे और उसके माध्यम से अपना राजस्व चुकाते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे ग्राम का मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, वो शब्द था जमींदार। इन सभी को जमींदार कहा जाता था, ठीक है। वो मुखिया हो या फिर वो सरदार, इनके लिए मुगल जो थे जमींदार शब्द का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर मीनदार होगा, अंक की बिंदी और लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा गलती होगी, मैं एडिट कर दूंगा पीडीएफ बाद में, आपको मिलेगा तो बिल्कुल करेक्ट होकर मिलेगा। अकबर के राजस्व मंत्री जिनका नाम था टोडरमल, ठीक है, टोडरमल के बारे में आपने काफी सुना होगा, ठीक है। तो टोडरमल ने 10 साल, कितने 10 साल, ठीक है, 1570 से लेकर के 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार यानी कि कितनी उत्पादन होने वाला है और उसकी कीमत और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया कि भाई जो पैदा हो रही है खेती में जो उत्पादन हो रहा है, जो उसकी कीमत है और जो भूमि है, किस प्रकार की भूमि है, बंजर इलाका तो नहीं है, परती भूमि तो नहीं है, या ऐसी भूमि जिस पर फसल का उत्पादन हो रहा है। तो भूमि का, कीमत का और पैदावार का, तीनों चीज़ों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण यानी कि उसकी जांच की, ठीक है। और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी कि राजस्व निर्धारित कर दिया। ये 10 साल के लिए किया गया था इन्होंने, ठीक है, 10 साल की कालावधि के लिए, कि भाई 10 साल में समय बदल जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसी होती वैसी नहीं रहती हैं। आज के टाइम में और 10 साल पहले के टाइम में आप फर्क महसूस करो कि कितना है, ठीक है। 10 साल पहले आपके हाथ में मोबाइल नहीं था, आपके पिताजी के हाथ में भी ये मोबाइल नहीं था जो आज आप चला रहे हो, ठीक है। ऐसा टच स्क्रीन मोबाइल नहीं था, लेकिन आज है, ठीक है। तो अंतर हुआ नहीं हुआ, इसीलिए 10 साल के लिए। और एक बात और कहते हैं कि कोई भी कानून जब आप बना रहे हैं तो 5 साल से ज़्यादा के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए, 5 या 10 साल, ठीक है, हद से तो 10 साल। और उनने 25 साल की बात की गई है, ठीक है। 25 साल से ज़्यादा के लिए कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 25 साल में चीज़ें बहुत बदल जाती हैं और कानून बदलना पड़ता है। 25 साल के लिए, सरकार 5 साल के लिए बनती है। हाँ, वैसा हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, कानून बनाया गया है वैसा ही बनता चला रहा है। कानून में जगह जगह पर चेंजेस तो कर दिए जाते हैं, बट कानून वैसा ही रहता है। तो जो आंकड़े निकाले गए, इस आंकड़े के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत होते थे, जैसे आज आप राज्य देखते हो, ऐसे पहले सूबे हुआ करते थे, इनको प्रांत कहते थे। तो प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया कि भाई इस सूबे का इतना राजस्व प्राप्त आएगा, इस सूबे से इतना राजस्व आएगा। पूरा का सर्वेक्षण किया गया और प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर की अलग अलग सूची बनाएगी। आएगा वो व्यक्ति, आपने किसकी खेती की है, हमने आलू की खेती की है। किसकी खेती, हमने आलू की खेती की, हमने मटर की खेती की है, ठीक है, हमने मटर खेती की है। तो आलू के लिए 10 साल के लिए 10 रुपये राजस्व निर्धारित किया गया। चलो निकालो 10 रुपये 1 साल का। मटर के लिए 15 रुपये निर्धारित किया गया, निकालो 15 रुपये। हमने टमाटर की खेती की है, किसकी, टमाटर की खेती की है। चलो आपको 100 रुपये देना होगा, टमाटर बहुत महंगा है, टमाटर के लिए 100 रुपये है। हमने प्याज की खेती की है, किसकी, हमने प्याज की खेती की है। चलो आपको 200 रुपये देना होगा, 200 रुपये, ठीक है।
प्याज का बहुत अधिक राजस्व लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रांतों में, ठीक है, अलग अलग प्रांतों में जिसे राजस्व मंडल कहा गया था, अलग अलग राजस्व की दर की सूची बना दी गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था कि भाई इतना पैसा आपका जब्त किया जाएगा, इसी व्यवस्था को जब्त का नाम दिया गया था, ठीक है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रखते थे। जहां पर भी मुगल अधिकारी जाते थे, निरीक्षण करके उसका हिसाब रखते थे सावधानी पूर्वक, मतलब अच्छे से काम करते थे, वहां पर ये व्यवस्थाएं कार्यरत थीं। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाए, और जब वहां पर ऐसे निरीक्षण संभव नहीं हो पाए तो वहां पर ये व्यवस्था काम भी नहीं की, तो वहां पर जब्त वाली व्यवस्था काम नहीं की, ठीक है। आगे बढ़ते, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे, जमींदार जो थे, जमींदार जो कि सरदार और मुखिया थे उनको जमींदार कहा जाता था। तो कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर जमींदार शक्तिशाली हो गए थे, वे क्या करते थे, मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विरोध भी कर देते थे, विद्रोह कर देते थे कि आप हमारा शोषण कैसे कर सकते हो, आपने हमारे अधिकारों का हनन कैसे किया, हम आपके आगे नहीं झुकेंगे, हम विरोध करेंगे। तो विद्रोह कर देते थे। और कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर के विद्रोह कर देते थे। कौन कौन, यहां पर एक ही जाति के जमींदार और किसान मिल जाते थे, ठीक है। जमींदार जो यहाँ से राजस्व वसूलता था और किसान, ठीक है, दोनों लोग मिल करके कभी कभी सत्ता के खिलाफ विद्रोह भी कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिरी से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। तो 17वीं शताब्दी के आखिरी से ऐसे किसान विद्रोह होने लगे जिसने मुगल साम्राज्य को चुनौती दे दी थी कि भाई हम आपके आगे नहीं मतलब झुकेंगे, ठीक है, हम अपने अधिकार के साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर चुनौतियां मिलने लगी थी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट मिलता है अकबरनामा और आईने अकबरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी, जिसका नाम है अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल इनका नाम है, तो इनको आदेश दिया था कि आप भाई हमारे शासन काल का इतिहास लिखो, हमने जो भी गतिविधियां की हैं, जितने युद्ध किए हैं, हमारे परिवार में जो लोग हैं, जो हमने नियम बनाए हैं, जो हमने राजस्व इकट्ठा किए, आप सब कुछ हमारे शासन काल का इतिहास लिखो, ठीक है। अब अबुल फजल जो थे इन्होंने इतिहास लिखा और ये इस इतिहास को 3 जिल्दों में, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 पार्टों में इस इतिहास को लिखा गया, ठीक है, और इसको नाम दिया गया अकबरनामा। क्या नाम दिया गया? अकबरनामा इसको नाम दिया गया। अच्छा, जो इसकी 3 जिल्दें हैं, इनमें जो पहली जिल्द आपको मिलती है, इसमें अकबर के पूर्वजों का बयान दिया गया है। अकबर के जो पूर्वज थे, अकबर के माँ बाप और उससे पहले की जो हैं, उनके बयान दिए गए। अच्छा, जो दूसरी जिल्द मिलती है, इसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण दिया गया कि अकबर ने जो शासनकाल रहा है अकबर का, उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से नियम बनाए गए, कितने युद्ध हुए, उनके बारे में जानकारी दी गई। अच्छा, जो आपको तीसरी जिल्द मिलती है जिसको नाम दिया गया है आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पहली में देखोगे तो पूर्वजों के बारे में बताया गया, दूसरी में शासन काल की जो घटनाएं थी उनके बारे में बताया गया, बट जो आपको तीसरी जिल्द मिलती है इसको अलग ही नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया आईने अकबरी, ठीक है। इसमें अकबर के प्रशासन, ठीक है, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा आपको मिलता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है, सबसे पहले सेना के बारे में, दूसरा राजस्व के बारे में कि कितना राजस्व आता था, तीसरा साम्राज्य के भूगोल के बारे में कि कितना विस्तार था पूरे साम्राज्य का, ठीक है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। जो हमारा भारत है, भारत के जो लोग थे उस समय के, ठीक है, तो उस हमारे भारत में रहने वाले लोगों की परंपराएं क्या थीं, संस्कृतियां क्या थीं, उसका भी वर्णन आपको आईने अकबरी में देखने को मिलता है, ठीक है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम जो है वो था विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावारों, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण, मतलब हर चीज का अंकों में विवरण दिया गया कि भाई यहाँ पर जो फसलें थीं, ठीक है, जो फसलें हैं वो 5 होती थीं या 10 होती थीं या फिर 8 होती थीं या 18 होती थीं फसलों का, कीमतों का कि मटर जो थी वो यहाँ पर इतने रुपए किलो थी, ठीक है, टमाटर इतने रुपए किलो का था, जो मजदूरी थी, मजदूरी क्या चलती थी, दिन भर काम करने पर कितना पैसा मिलता था, राजस्व कितना वसूला जाता था, इसका संख्याओं में विवरण यहाँ पर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते, अब
अगला पॉइंट मिलता है, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का क्या हुआ। तो ये भी देखते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। क्या हुआ, जब मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक और सैनिक कुशलता आई, ठीक है, जब प्रशासन के संबंध में इन्होंने अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे सीख लिया कि हमें अपनी प्रशासनिक गतिविधियां कैसे करनी है, और सैनिक कुशलता जब इनके पास में आ गई, तो इसके बाद में आर्थिक क्षेत्र में और वाणिज्यिक क्षेत्र में अर्थात व्यापार के क्षेत्र में इनको काफ़ी अधिक समृद्धि मिली। विदेशी यात्री जो थे, विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि हम किस्से कहानियों में देखते हैं, फिर किस्से कहानियों में जैसा वर्णन किया था। लेकिन इसके साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर दरिद्रता भी देखी और उसका भी वर्णन किया। उनका भाई यहाँ पर जो लोग हैं, आम जनता जो आपको देखने को मिलती है, वो काफ़ी दरिद्र है। उसके बारे में क्लास 8 में डिटेल में जानकारी दी गई, यहाँ पर आपको जानकारी उसके बारे में नहीं मिलती। बस अभी इतना याद रखो कि जो यहाँ पर विदेशी यात्री आए थे, उन्होंने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि हम किस्से और कहानियों में देखते हैं, ठीक है। परंतु सामाजिक असमानता साफ दिखाई पड़ती थी, वो बात आ गई यहाँ पर। देखो, अमीर व्यक्ति बहुत थे, लेकिन गरीबों की भी संख्या हमें देखने को मिलती थी। सामाजिक असमानता देखने को मिलती थी, समाज में अमीर और गरीब देखने को मिलते थे, ऊंचे और नीचे देखने को मिलते थे। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, यानी जो ऊंची पोस्ट पर बैठे थे, ऐसे मनसबदार, इनकी कुल 8000 में से मनसबदारों की जो भी हमने बात की है, तो मनसबदारों की बात की जा रही है यहाँ पर, जिनको उच्चतम पद प्राप्त थे, ऐसे मनसबदार 8000 में से केवल 445 ही थे। पूरे 8000 मनसबदारों की यहाँ पर बात की जा रही है। 8000 मनसबदारों में से 445 मनसबदार ऐसे थे जिनको उच्चतम पद प्राप्त थे, यानी कि ऊंचे पद प्राप्त थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या, मतलब जितने भी मनसबदार हैं उनमें से सभी मनसबदारों की एक छोटी संख्या, हम कह सकते हैं कि भाई 5.6% मनसबदार ही ऐसे थे जो साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% इनकम ले जाते थे। मतलब पूरे राज्य में से, ठीक है, जो मनसबदार हैं उन सभी मनसबदारों में से केवल 5.6% मनसबदार ऐसे थे जो जितना भी राजस्व आएगा, ठीक है, टोटल राजस्व का 61.5% ले जाते थे। स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में ये उन्हें दिया जाता था, ठीक है, मनसबदारों और मनसबदारों के वेतन के रूप में ये उनको दिया जाता था। तो ये सामाजिक असमानता देखने को मिलती है कि 8000 मनसबदार हैं और 8000 मनसबदार में से केवल 445 मनसबदार ऐसे हैं जिनको उच्चतम पद प्राप्त हैं। अब मान लो कि 100 मनसबदार हैं, ठीक है, 100, तो 100 मनसबदार में से 5.6 मनसबदार ऐसे होंगे जिनको जितना भी राजस्व आएगा उसका 61.5% प्राप्त होगा। बाकी के लोगों को मतलब जो 38.5% बचता है वो प्राप्त होगा। तो ये असमानता देखने को मिलती है। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। ये चीज़ें देखने को मिलती है कि जो मुगल सम्राट थे, यानी जो राजा थे, और मनसबदार, ये दोनों ही लोग क्या करते थे, जितनी भी उनको आय प्राप्त होती, जितना पैसा मिलता था, उसका एक बहुत बड़ा भाग वस्तुओं पर लगा देते थे और वेतन में लगा देते थे, ठीक है, कि भाई हम अपने सैनिकों को वेतन दे रहे हैं, हम खुद को वेतन दे रहे हैं और वस्तुएं खरीद रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा खर्चा कर देते थे। इस खर्चे से शिल्पकार और जो किसान थे इनको लाभ होता था। लेकिन बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। कौन? शिल्पकार। अब शिल्पकार ही है जो चीज़ें बनाएगा, हथियार शिल्पकार बनाएगा, ठीक है, घर वगैरह बनाने का काम शिल्पकार का है, और फसल उगाए किसान। और अब मनसबदार जो भी पैसा लेकर के जाते थे उससे सब्जियों को भी खरीदते थे, यानी कि फसल को खरीदते थे। इसके अलावा वो क्या करते थे, इसके अलावा वो अपने घर वगैरह बनवाते थे, वस्तुएं खरीदते थे, तो उससे शिल्पकार को फायदा होता था, ठीक है। लेकिन परंतु राजस्व का भार इतना अधिक था किनके ऊपर? शिल्पकारों और किसानों के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा और मतलब सभी जनता के ऊपर राजस्व का भार इतना अधिक था कि प्राथमिक उत्पादकों, यानी कि इन चीज़ों का जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, जिनमें किसान और शिल्पकार आते हैं, इनके पास में निवेश के लिए बहुत ही कम धन बचता था। मतलब जितना कमाते थे ये,
उससे मतलब उतना धन तो इनका चला जाता था राजस्व में ही, ठीक है, जबकि बहुत अधिक इनकी बिक्री होती थी, बहुत अधिक ये कमाते थे, और लेकिन उतना ही अधिक राजस्व भी था, जितनी कमाई करते थे उतना ही अधिक राजस्व भी लिया इनसे जाता था, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा अमीर नहीं बन पाए, और इनसे इतना राजस्व ले लिया जाता था, राजस्व के बारे इनके ऊपर इतना अधिक था कि ये अपने काम को बढ़ाने के लिए निवेश नहीं कर पाते थे। इनके पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे, ठीक है। कुछ ऐसे थे जिनसे जो बहुत गरीब हो गए थे, क्योंकि राजस्व की जो दर है वो सभी के लिए समान है। अब मान लो एग्जाम्पल के रूप में अभी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आया है, मैं आपको देता हूं। बिटकॉइन में ट्रेड बहुत लोग करते थे अभी तक, ठीक है। अब बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन पर आप बाय करेंगे और सेल करेंगे, दोनों पर 30% का टैक्स लगा दिया गया, ठीक है। अब जो बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड करेगा, ठीक है, जो बहुत पैसा लगाएगा, लंबे समय तक रुकेगा, उसे तो फायदा होगा, बट जो 1-2 बिटकॉइन लेते थे, ठीक है, उनका तो पैसा खरीदने और बेचने में ही चला जाएगा, टैक्स में ही चले जाएगा। इसी तरह से जो थोड़ी वस्तुओं का उत्पादन करता था, मान लो कि 10 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो टैक्स जो है सभी के लिए बराबर है, ठीक है। जो 10 का उत्पादन करेगा उसके लिए भी उतना ही है, जो 1000 का उत्पादन करेगा उसके लिए भी उतना ही है, ठीक है। तो जो 10 का उत्पादन करता था उसके पास उतना ही पैसा बच पाता था टैक्स देने के बाद में, जिससे कि वो अपना पेट भर सके, और कभी कभी उतना भी नहीं बचता था। लेकिन जो 1000 का उत्पादन कर रहा है उसके पास में पैसा बचता था, और वो उस पैसे का प्रयोग अपने काम को बढ़ाने के लिए करता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सामाजिक असमानता देखने को मिलती है, ठीक है। जो बहुत गरीब थे वो मुश्किल से अपना पेट ही भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने और अतिरिक्त संसाधनों और औजारों को और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की सोच भी नहीं सकते थे कि भाई हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, ठीक है। जैसे कि अभी समाज में बहुत अच्छी मतलब ये एक प्रथा चल रही है, अगर आप देखोगे, अमीर आदमी अमीर बनता जा रहा है क्योंकि उसके पास में अपने काम को बढ़ाने के लिए पैसा है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको लोन भी दे देती है। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है क्योंकि उसको लोन भी नहीं मिलता है और उसको अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास में पैसा भी नहीं है, ठीक है। व्यापार करना चाहते हैं, गांव के लोगों के पास में आप जाओ, बहुत सारे आइडियाज हैं उनके पास में, बट पैसा ही नहीं कि वो आगे बढ़े। लेकिन अमीर के पास में पैसा बहुत है, जितने भी आइडिया हैं सारे लगा दिए, अब उनको नए आइडिया चाहिए, इसके लिए उन्होंने लोगों को रख रखा है कि भाई आप हमको नए आइडिया दो, और आइडिया लेकर के उनके ऊपर पैसा लगाकर काम करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ये लाभ उठाते थे। जिनके पास में पैसा है वो लाभ उठाते थे उस समय पर, ठीक है। मुगलों के कुलीन वर्ग, ठीक है, कुलीन वर्ग के यानी कि जो अमीर वर्ग है, ठीक है, मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, ठीक है। जो उच्च वर्ग के व्यक्ति, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है, तो उच्च वर्ग के यानी कि ऊंचे लोग, ठीक है, जो ऊंचे वर्ग के व्यक्ति थे उनके हाथ में बहुत अधिक धन था और बहुत अधिक संसाधन भी थे, जिसके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए, उनके पास में काफ़ी ताकत आ गई। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक जो थे स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। देखो 17वीं शताब्दी तक आते आते ये हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी क्लास 12 में मिलेगी, किस प्रकार से इनकी सत्ता का पतन हुआ, ठीक है। यहाँ पर बात तो की गई जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, पतन कैसे हुआ ये क्लास 12 में डिटेल में बताया गया, ठीक है। शायद अगले चैप्टर में आपको मिल जाए, बट क्लास 12 में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया डिटेल में, वहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के जो सेवक थे वो स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे, ठीक है। जैसे सम्राट गिरता गया, जो सम्राट के सेवक थे वो अपनी खुद की सत्ता खड़ी करने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित कर दिए, जैसे कि हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। तो यहाँ पर हैदराबाद के निजाम, ठीक है, इसके अलावा अवध, ठीक है, इन सभी जगहों पर इन्होंने अपनी अपनी सत्ता खड़ी करनी शुरू कर दी। जो यहाँ के अमीर व्यक्ति थे, जो कुलीन वर्ग थे, जिनके पास में ताकत आ चुकी थी, उन्होंने अपने प्रांतों को खड़ा करना शुरू कर दिया, अपने खुद राजा बनने लगे। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राटों के स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको अपना स्वामी मानेंगे, सम्राट मानेंगे। किन्होंने? जो हैदराबाद, अवध और ऐसे कई सारे प्रांतों में अलग अलग सत्ता खड़ी हो चुकी थी, जो अलग अलग लोगों ने अपने स्वयं राजा बन गए थे अपने इलाके थे, उन्होंने दिल्ली के जो मुगल स्वामी थे, मुगल सम्राट थे, उनको स्वामी माना, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अपने प्रांतों में स्वतंत्रता से अपनी राजनीति पहचान बनाई। तथापि इसके बाद भी 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई
कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इन्होंने मुगलों से लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है, उनसे कहा कि हम आपको अपना स्वामी मान रहे हैं लेकिन हम अपनी सत्ता अलग चलाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने 18वीं सदी तक आते आते अपनी एक अलग पहचान बना ली। 18वीं सदी का अर्थ सन 1700 से 1800 के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस समय तक अपनी अलग पहचान बना चुके थे। तो यहाँ तक इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। काफ़ी टाइम भी लग गया, 1 घंटे के ऊपर की क्लास हो गई। हमने डिटेल में हर टॉपिक को बहुत ही गहराई से समझाया, इसलिए समय अधिक लगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो भाई, कितनी बार कहलवाओगे, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, हम टेलीग्राम पर कई सारे PDF उपलब्ध करवा देते हैं नोट्स के, तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा हम सूचनाएं भी देते रहते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। 6 से लेकर के 12 तक की NCERT की क्लासेस बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल पर चल रही हैं। और जिन लोगों को NCERT के नोट्स लेने हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, बट याद रखना नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।